नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? लेके आया हूँ आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, जिसका आप बहुत ज़्यादा और बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का पेपर। जी हाँ दोस्तों, इस परीक्षा पत्र में जो सीरीज़ है वो दी गई है आपको NS 3007 और इसमें जो पूर्णांक दिया गया है वो है 48 मार्क्स का। क्वेश्चन पेपर का समय है 2 घंटा 45 मिनट। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको शुरुआत में 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं जो कि 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें से 5 क्वेश्चन है बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ के बाद आपके आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसके बाद सत्य-असत्य आपको बताना है। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं जिसका आंसर आपको 1 लाइन में लिखना है। उसके बाद में अतिलघुरात्मक प्रश्न है जिनकी संख्या है 21 से लेकर 27 तक। और इन सभी के मार्क्स आपको दिए गए हैं 2-2 नंबर के ये सभी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में 28 नंबर का जो क्वेश्चंस है वहाँ से आपको अथवा वाले यानी कि और वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और वाले क्वेश्चन इस पूरे पेपर के अंदर 4 दिए गए हैं। तो 28 नंबर से लेकर 31 नंबर तक के जो क्वेश्चन है उसके साथ में ऑप्शनल भी आपको मिलता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पेपर के बारे में देखते हैं कि क्या प्रश्न है, किस प्रकार से आपको करना है। पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको निर्देश दिए गए हैं। जो कि इस प्रकार से है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सेकंड, सभी प्रश्नों के अंक प्रश्न के सामने अंकित है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पेपर की मार्किंग के बारे में, मार्किंग स्कीम के बारे में। तो देखिए 5 जो बहुविकल्पीय प्रश्न है बहुत ही आसान है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। निम्न में से कौन-सा व्यावसायिक लेन-देन नहीं है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन व्यवसाय के लिए 5,000 का फर्नीचर खरीदा। दूसरा ऑप्शन ₹10,000 का कर्मचारी को वेतन का भुगतान किया। तीसरा ऑप्शन निजी बैंक खाते से ₹5,000 घरेलू खर्च के लिए निकाले। चौथा ऑप्शन ₹5,000 घरेलू खर्च का भुगतान व्यवसाय से लिया। तो ये 4 ऑप्शन थे, तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दीजिए कि कौन-सा आंसर इसका सही होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का वो इस प्रकार से है, वह संकल्पना जिसके अनुसार किसी व्यवसायिक इकाई को न बेचा जाए और न ही उसका समापन होगा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सतत व्यापार, आर्थिक इकाई, मौद्रिक इकाई, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता दीजिए फटाफट से कमेंट करके कि क्या इसका सही आंसर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, लेखांकन की प्राथमिक पुस्तक। तो आपको यहाँ पे बताना है लेखांकन की प्राथमिक पुस्तक क्या है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो है जनरल, सेकंड दिया गया है खाताबंदी, तीसरा दिया गया है आपको क्रय नहीं, उसके बाद में विक्रय नहीं। चौथा जो क्वेश्चन है उसके अंदर आधारभूत लेखांकन समीकरण से चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लेखांकन समीकरण के बारे में, तो आपको बताना है लेखांकन समीकरण क्या है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। कुल संपत्तियाँ इक्वल्स टू पूंजी प्लस दायित्व। दूसरा ऑप्शन कुल संपत्तियाँ प्लस पूंजी इक्वल्स टू दायित्व। कुल संपत्तियाँ इक्वल्स टू पूंजी माइनस दायित्व और उपरोक्त सभी। तो आपको फटाफट से कमेंट करके आंसर बता देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो एमसीक्यूज़ का आखिरी क्वेश्चन है। वित्तीय विवरण में शामिल है। तो आपको यहाँ पे बताना है वित्तीय विवरणों में अपन क्या-क्या शामिल करते हैं। व्यापार खाते को शामिल किया जाता है कि नहीं, लाभानी खाते को शामिल किया जाता है कि नहीं, चिट्ठे को शामिल किया जाता है या नहीं, या इन सभी को ही शामिल कर लिया जाता है वित्तीय विवरण के अंदर। तो आपको मेरे को कमेंट करके फटाफट से इसका जवाब दे देना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक आपको जो प्रश्न देखने को मिलते हैं वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के प्रश्न हैं। यहाँ पे जो छठे नंबर का क्वेश्चन है वो दिया गया है व्यवसाय के सामने वित्तीय सूचनाओं के किस प्रकार के उपयोगकर्ता होते हैं। 7वां क्वेश्चन आपको दिया गया है व्यवसाय की कौन सी अवधारणा के अनुसार लेखा पुस्तक में केवल मौद्रिक व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। 8वां जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे क्या करना चाहिए। 9वां जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया है मूल्यह्रास का लेखांकन कौन सी बही में किया जाता है। 10वां जो क्वेश्चन है वो दिया गया है जैसे जैसे वे जिनकी देय तिथि अभी नहीं आई है परंतु उनका भुगतान चालू वर्ष में कर दिया गया है, वो क्या कहलाते हैं, वो किस प्रकार के व्यय होते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका जवाब भी मेरे को कमेंट करके बता देना है। ये सभी प्रश्न 1-1 मार्क्स के थे। इसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे आपको सत्य-असत्य बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर आपको सत्य-असत्य बताने हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है निजी प्रयोग के लिए व्यापारी द्वारा माल निकालना आहरण कहलाता है या नहीं। तो आपको बता देना, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि क्या कहलाता है। दूसरा, स्थायी संपत्तियों को सदैव उनके वर्तमान मूल्य पर दिखाया जाता है। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए येस और नो। उसके बाद रामू ने ₹3000 नकद दिए। जनरल प्रविष्टि आपको यहाँ पे दी हुई है। रामूज़ अकाउंट डेबिट टू रोकड़ अकाउंट। तो यहाँ पे आपको बताना है कैश यानी कि रामूज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या ये सही है या नहीं? 14 जो क्वेश्चन है वो दिया गया है रोकड़ को ₹10,000 में का माल लौटाया कि प्रविष्टि क्रय वापसी बही में की जाएगी या नहीं? उसके बाद में आपको 15 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है।
अंतिम रहती है कि व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं अथवा नहीं। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न हैं वो 1-1 मार्क्स के हैं। उसके अंदर कुछ छोटे 1 लाइन के अंदर आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछा जाए, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं के नाम लिखिए। खतौनी किसे कहते हैं? व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए कौन सा विवरण बनाया जाता है? उपार्जित आय और बकाया आय में अंतर लिखिए। उसके बाद में लेखा मानक 2 यानी कि अकाउंट स्टैंडर्ड से संबंधित एक प्रश्न पूछा है यहाँ पे आपको। उसके बाद में अति लघुत्मक प्रश्न जो पूछे गए हैं उसके अंदर आपको पूछा गया है, विनोद से 5,000 रुपये के पूर्ण भुगतान के रूप में 4,900 रुपये प्राप्त हुए। इसकी जनरल प्रविष्टि आपको बनानी है। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से जनरल एंट्री बना दीजिए, मेरे को बता दीजिए। 22वें नंबर को क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, बैंक खाते वाले रोकड़ बही के लिए विपरीत प्रविष्टि यानी कॉन्ट्रा एंट्री आपको यहाँ पे बतानी है। इसके बाद में 23 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में जैसा कि आप जानते हैं, प्रारंभिक स्टॉक अपन 2 साइड में लिखते हैं, परचेजेस को अपन 2 साइड में लिखते हैं। तो प्रारंभिक स्टॉक प्लस परचेजेस और यहाँ पे वेजेस दी गई है तो वेजेस भी इधर लिख देंगे। उसके बाद में बाय साइड में अपन जो सेल्स दी गई है वो लिख देंगे और अंतिम स्टॉक लिख देंगे। तो फटाफट से इसको कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बता दीजिए। दोस्तों 24 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको कुछ जनरल एंट्रियाँ करनी है। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री देखने को मिल रही है वो मिल रही है अंतिम स्टॉक और बकाया वेतन के लिए। तो अंतिम स्टॉक को जैसा कि आप जानते हैं, अंतिम स्टॉक अपन ट्रेडिंग अकाउंट की बाय साइड में दिखाते हैं। तो मान लीजिए बाय यानी कि क्लोजिंग अकाउंट डेबिट अगर टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद में अब आपको यहाँ पे बकाया वेतन से संबंधित एक एंट्री पूछी गई है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद में आपसे पूछा गया है अग्रिम आय को काल्पनिक सहायता से समझाइए, काल्पनिक प्रविष्टि की सहायता से समझाइए। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो एक प्रश्न पूछा गया है जिसके अंदर आपको प्रारंभिक जनरल की एंट्री करनी है। हस्तक रोकड़ दिया है, बैंक में रोकड़ दिया गया है, माल का स्टॉक दिया गया है। रोहन से उधार और तरुण से उधार दिया गया है। तो देखिए आप हस्तक रोकड़ यानी कैश इन हैंड है, बैंक इन कैश इन बैंक है, और माल का स्टॉक यानी कि स्टॉक है, इन सभी को तो आप डेबिट कर देंगे और जो उधार वाला पैसा है दोनों को आप क्रेडिट कर देंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको साधारण रोकड़ भी बनानी है, बहुत ही सिंपल है। 28वें क्वेश्चन में आपको लेखांकन समीकरण बनाने के लिए लेखांकन समीकरण भी बहुत सामान्य सा पूछा गया है। व्यापार प्रारंभ किया, मशीनरी खरीदी और विज्ञापन खर्च चुकाया। इसी के अंदर जो अथवा का प्रश्न है उसके अंदर कुछ जनरल एंट्रियां बनानी है। तो 3 जनरल एंट्रियां यहाँ पे पूछी गई। रमेश से माल खरीदा, माल दान में दिया, और तीसरे नंबर विकास को 5,000 रुपये प्राप्त हुए जो पूर्व में डूबत मानकर अभिलिखित किए जा चुके थे। तो यहाँ पे बैड डेब्ट रिकवर्ड हो चुका है, इसकी एक एंट्री करनी है। उसके बाद में 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको स्टॉक की गणना करनी है। यहाँ पे आपको स्टॉक की गणना करनी है, तो अंतिम स्टॉक का मूल्य आपको यहाँ पे बताना है निकाल के कि क्या रहने वाला है। उसके बाद में आपको इसमें अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है अंतिम प्रविष्टियाँ क्या होती है, अंतिम प्रविष्टियों के कोई 4 उदाहरण समझाइए। तो आपको यहाँ पे उदाहरण देके आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आपसे पूछा गया है क्रय बही बनाने के लिए। तो आप क्रय बही बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको बीजिक संख्या भी देखने को मिल जाती है, और जो ट्रांजेक्शन दिए गए हैं उसके अंदर 10% ट्रेड डिस्काउंट और 20% ट्रेड डिस्काउंट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है उसके अंदर आपको एक जो फर्म है उसके लिए एक आपको ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट यहाँ पे बना देना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान यहाँ पे दिया गया है। 4 नंबर का ये प्रश्न है। क्रय दिया गया है, विक्रय दिया गया है, मजदूरी दी गई है, अंतिम स्टॉक दिया गया है, वेतन, भवन का किराया, डूबत ऋण और कमीशन प्राप्त। दोस्तों फटाफट से आप जानते हैं कि ये किधर आता है, तो फटाफट से ये प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद में आपको एक जो है वो इसी के अंदर ऑप्शन के अंदर जो क्वेश्चन देखने को मिलता वो है, आपको यहाँ पे बैलेंस शीट का निर्माण करना है। तो पूंजी दी गई, शुद्ध लाभ दिया गया, दीर्घकालीन ऋण दिया गया, लेनदार, ये सभी आपकी लाइबिलिटी है। इसके बाद फर्नीचर, देनदार, बैंक और रोकड़, ये सभी आपके एसेट्स है। तो फटाफट से आप चिट्ठा बना लीजिए दोस्तों। आप फटाफट से इस पेपर की तैयारी कर लीजिए, और ये पेपर बहुत ही अच्छा आपका जाने वाला है। जैसा आप पेपर देख रहे हैं बहुत ही आसान पेपर आपको दिया गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो किसी प्रकार से मदद करती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और जो हमारी वीडियो है वो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को तक पहुंच सके और उन सभी की भी मदद हो सके, जिस प्रकार से आपकी मदद हम कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें हमारे चैनल को।